दोस्तों 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई शहर पर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हो चुका था। ताज होटल में से आग की लपटें बाहर निकल रही थी। सीएसटी स्टेशन पर लाशों का ढेर लग चुका था। 10 आतंकवादी हाथ में AK-47 लेकर मुंबई की सड़कों पर मौत का खेल खेल रहे थे। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम के अंदर लगातार कॉल आ रहे थे और इसी बीच मुंबई पुलिस के 3 सबसे काबिल ऑफिसर्स एक टोयोटा क्वालिस के अंदर बैठ गए। ATS चीफ हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे और मुंबई अंडरवर्ल्ड के खौफ का दूसरा नाम बन चुके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर। गाड़ी का ड्राइवर पहले से मौजूद था, लेकिन विजय सालस्कर ने उस ड्राइवर को पीछे बैठने को कहा और सिर्फ उसे इतना ही कहा कि मैं चलाऊंगा गाड़ी। शायद अगर उस रात ड्राइविंग सीट पर विजय सालस्कर नहीं होते तो मुंबई पुलिस की कहानी कुछ और होती, क्योंकि जिस ऑफिसर ने मुंबई अंडरवर्ल्ड के खतरनाक गैंगस्टर्स को सामने से टक्कर दी थी, वो ऑफिसर उस रात अपने जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहा था। लेकिन आखिर थे कौन विजय सालस्कर? आखिर थे कौन? एक मुंबई के मराठी परिवार का, सामान्य मराठी परिवार का लड़का मुंबई पुलिस का इतना बड़ा काबिल खतरनाक शार्प शूटर बना, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के मलाड इलाके से। विजय सालस्कर का जन्म हुआ 5 अप्रैल 1957 को। वो मुंबई के मलाड में एक सामान्य मराठी परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के दालमिया कॉलेज से पूरी की और मुंबई यूनिवर्सिटी से MCOM की पढ़ाई पूरी की। शुरुआत में आपको ये बात सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन शुरुआत में विजय सालस्कर का सपना पुलिस ऑफिसर बनने का नहीं था। वो तो एक बैंक में जॉब करना चाहते थे। उन्होंने पहले एक शिपिंग कंपनी में काम किया MCOM होने के बाद, और बाद में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के अंदर वो एक जूनियर ऑफिसर बन गए। लेकिन मुंबई की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, मुंबई का BEST बेस्ट, इस मुंबई की बेस्ट बस के अंदर एक छोटी सी घटना हुई विजय सालस्कर के साथ और उस घटना ने विजय सालस्कर की पूरी जिंदगी बदल दी। हुआ यूं कि बस में चढ़ते वक्त जब विजय सालस्कर बेस्ट बस के अंदर चढ़ रहे थे, तब किसी को विजय सालस्कर का धक्का लगा, उनके अंदर झगड़ा हुआ और जब झगड़ा बढ़ गया तब पुलिस आ गई। पुलिस ने उन दोनों को, विजय सालस्कर को भी और उस दूसरे इंसान को भी, दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन के अंदर पहली बार विजय सालस्कर ने सिस्टम की ताकत देखी। उतना ही नहीं तो और एक चीज हुई, वो जो दूसरा इंसान था वो वेल कनेक्टेड था, उसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात थे और इसीलिए उसने अपने राजनीतिक कॉन्टैक्ट्स यूज किए और जल्दी से वो पुलिस स्टेशन में से बाहर निकल गया। पुलिस ने उस दूसरे आदमी को तो छोड़ दिया, लेकिन विजय सालस्कर को लंबे समय तक पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ा, क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं थी, कोई पावर नहीं थी उनके पास। उस दिन उन्हें एक बात समझ में आ गई कि मुंबई जैसे शहर के अंदर इंसान के पास ताकत होना जरूरी है, और अगर ताकत सही इंसान के हाथ में हो तो समाज में एक अच्छा बदलाव लाया जा सकता है। यही से उनके मन में पुलिस में जाने का विचार आया। विजय सालस्कर ने कुछ दिनों के लिए शिवसेना को ज्वाइन किया था। बहुत ही कम समय के अंदर वो शिवसेना के उपशाखा प्रमुख भी बन चुके थे। एक दिन एक मराठी न्यूज़पेपर के अंदर पुलिस भर्ती की एक एडवर्टीजमेंट आ गई। सालस्कर ने उस एग्जाम को दे दिया और वो सिलेक्ट हो गए उस एग्जाम के अंदर। 1 मार्च 1983 के दिन विजय सालस्कर नासिक के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर पहुंच चुके थे। दोस्तों, यही वो बैच था जिसने मुंबई पुलिस को आगे जाकर एक नई पहचान दी, द क्लास ऑफ 83। इसी बैच से निकले प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर, प्रफुल्ल भोसले, रविंद्र आंग्रे और कई ऐसे ऑफिसर्स जिन्होंने आगे जाकर मुंबई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नासिक के अंदर विजय सालस्कर की दोस्ती हुई प्रदीप शर्मा से। दोनों का बैकग्राउंड अलग था, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी,
फील्ड में जाकर कुछ कर दिखाने का जुनून दोनों में एक जैसा था। शूटिंग रेंज पर सालस्कर घंटों तक मेहनत करते थे। उनकी निशानेबाजी बाकी कैडेट से अलग थी। लेकिन ये दोनों दोस्त विजय सालस्कर और प्रदीप शर्मा, ये दोनों थोड़े शरारती भी थे। कई बार ये सेंटर के बाहर निकल जाते शॉपिंग करने या मूवी देखने, और जब पकड़े जाते थे तो उन्हें फील्ड पर सजा भी मिलती थी। उस वक्त शायद किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही दो लड़के आगे जाकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले हैं। 1984 में ट्रेनिंग खत्म हुई। विजय सालस्कर की पहली पोस्टिंग हुई मलाड पुलिस स्टेशन में। जिस इलाके में वो छोटे से बड़े हुए थे, उसी इलाके में वो अब खाकी की वर्दी पहनकर वापस लौट रहे थे। उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड तेजी से बढ़ रहा था। अलग अलग इलाकों में अलग अलग गैंग्स अपना दबदबा बना रहे थे। विजय सालस्कर की पोस्टिंग होते ही सालस्कर ने वहां पे एक हिट एंड रन केस तुरंत सॉल्व कर दिया। उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स थे आरटीओ के अंदर, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने गाड़ी के ओनर का एड्रेस ढूंढ निकाला और वो उस गाड़ी के ओनर तक पहुंच गए। लेकिन उनके सीनियर ने विजय को एक बड़ा चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा, विजय, हिट एंड रन केस पकड़ना, सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सच में दम है तो राजा शहाबुद्दीन को पकड़ के दिखाओ। राजा शहाबुद्दीन मलाड के बाजू में एक मालवड़ी नाम का इलाका है, वहां का यह खतरनाक अपराधी था। उसके नाम पर कई सारे रेप और मर्डर के केसेस रजिस्टर्ड थे, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। पुलिस के आने से पहले ही शहाबुद्दीन को खबर लग जाती थी कि पुलिस आने वाली है। इतना स्ट्रांग था शहाबुद्दीन का खबरी नेटवर्क। लेकिन अब उसके पीछे पड़े थे नए नवेले पीएसआई विजय सालस्कर। विजय सालस्कर ने धीरे धीरे मालवनी के एरिया में अपना खबरी नेटवर्क बनाना शुरू किया। कई दिनों तक वो उसका फॉलोअप लेते रहे और एक दिन उन्हें खबर मिली कि राजा शहाबुद्दीन मालवनी आने वाला है। विजय सालस्कर अपनी बाइक लेकर मालवनी जंक्शन पहुंच चुके थे और वो शहाबुद्दीन का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई, फिर भी शहाबुद्दीन की कोई खबर नहीं थी, कहीं पे वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी विजय सालस्कर वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद बहुत दूर से उन्हें शहाबुद्दीन दिखाई दिया। शहाबुद्दीन अपनी बाइक के ऊपर बैठकर आ रहा था। जैसे ही सालस्कर ने शहाबुद्दीन को देखा, विजय सालस्कर रेडी हो गए अपनी बाइक के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम यह हो चुका था कि शहाबुद्दीन ने भी सालस्कर को देख लिया था। जैसे ही शहाबुद्दीन ने विजय सालस्कर को देखा, उसने अपनी बाइक मोड़ी और बहुत ही तेजी से वो आगे भागने लगा। विजय सालस्कर उसके पीछे भागने लगे। मुंबई की सड़कों पे एक बाइक चेज शुरू हो चुका था। आगे शहाबुद्दीन पूरी स्पीड से बाइक चला रहा था, तो उनके पीछे विजय सालस्कर बाइक के ऊपर उसका पीछा कर रहे थे। सिग्नल पर जब शहाबुद्दीन पहुंचा तो भीड़ की वजह से वो आगे जा नहीं पा रहा था। उसने अपनी बाइक वहीं पे छोड़ दी और अब शहाबुद्दीन भागने लगा, रस्तों पर भागने लगा। विजय सालस्कर ने भी अपनी बाइक छोड़ दी और विजय सालस्कर भी शहाबुद्दीन के पीछे भागने लगे। कुछ देर तक आगे जाने के बाद जब शहाबुद्दीन को यह समझ आ गया कि विजय सालस्कर उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, तो एकदम से शहाबुद्दीन रुक गया। विजय सालस्कर को लगा कि शहाबुद्दीन अब सरेंडर कर रहा है, लेकिन नहीं, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि विजय सालस्कर एक नए नवेले पीएसआई थे। राजा शहाबुद्दीन एक सीजन क्रिमिनल था। अगर राजा शहाबुद्दीन जैसा सीजन क्रिमिनल एक नए नवेले पीएसआई के सामने अगर सरेंडर कर देता तो अंडरवर्ल्ड के अंदर उसकी इज्जत खत्म हो जाती। सरेंडर करना राजा शहाबुद्दीन के पास ऑप्शन नहीं था। शहाबुद्दीन रुक गया और मुड़ा, और तुरंत उसने अपनी जेब से अपनी रिवॉल्वर निकाली और वो विजय सालस्कर के ऊपर तान दी। शहाबुद्दीन को यह अंदाजा नहीं था। शहाबुद्दीन को लगा ये तो नया नया पीएसआई है, वो क्या कर लेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका पाला पीटीसी के बेस्ट शूटर के साथ पड़ा है। पलक झपकते ही विजय सालस्कर ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और शहाबुद्दीन के ऊपर 2 गोलियां फायर कर दी। शहाबुद्दीन नीचे गिर चुका था। दोस्तों, ये था विजय सालस्कर का पहला एनकाउंटर, और इस तरह मुंबई पुलिस को उनका बेस्ट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मिल चुका था। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आने वाले सालों में विजय सालस्कर का सामना होने वाला था मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नामों से। डी कंपनी, छोटा राजन, अमर नाइक गैंग,
अरुण गवली गैंग, और आखिरकार वो दौर शुरू हो गया जिसमें मुंबई अंडरवर्ल्ड और पुलिस के बीच की जंग मुंबई की सड़कों पर शुरू होने वाली थी। राजा शाहबुद्दीन के एनकाउंटर के बाद विजय सालस्कर का नाम मुंबई पुलिस के अंदर बड़े तेजी से आगे बढ़ने लगा था। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि 90 के दशक में मुंबई बदल चुकी थी। 1993 के सीरियल ब्लास्ट जो मुंबई में हुए, उसके बाद मुंबई पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। दाऊद भारत छोड़कर भाग चुका था, लेकिन उसकी डी कंपनी अभी भी मुंबई में एक्टिव थी। उसके गुर्गे आए दिन मर्डर्स कर रहे थे, लोगों को धमका रहे थे। इन्हीं शूटर्स में से दो नाम थे, गणेश कुंची कोरवे और सुभाष कुंची कोरवे। मुंबई अंडरवर्ल्ड में इन्हें किसी और नाम से जाना जाता था, और वो नाम था मकड़वाला ब्रदर्स। इस मकड़वाला नाम के पीछे भी एक कहानी है। ये जो दो भाई थे, ये धारावी के मकड़वाला कंपाउंड से आते थे। अब उस कंपाउंड को मकड़वाला क्यों कहते थे? तो उस कंपाउंड के अंदर रहने वाले लोग रास्ते के ऊपर बंदरों का खेल दिखाकर पैसे कमाते थे और अपना पेट भरते थे, और इसीलिए उस कंपाउंड को नाम पड़ा मकड़वाला, और इसीलिए इन दो भाइयों को मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंदर जाना गया मकड़वाला ब्रदर्स के नाम से। रास्ते पे बंदरों के खेल दिखाकर थोड़े बहुत पैसे कमा के गरीबों की जिंदगी जीना गणेश और सुभाष को मंजूर नहीं था। दोनों ने क्राइम का रास्ता अपना लिया। धीरे धीरे दोनों ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ज्वाइन कर ली। दोनों भाई बहुत ही खतरनाक थे, खासकर सुभाष मकड़वाला। उसकी दहशत तो इतनी ज्यादा थी, उसके ऊपर इतने आपराधिक मामले दर्ज थे कि बार के अंदर जब वो बैठता था तो AK-56 राइफल लेकर बैठता था। लोग उससे नजर मिलाने से डरते थे। बार के वेटर को पहले से ही बता दिया जाता था कि मकड़वाला ब्रदर्स से बिल मत मांगना। लेकिन मकड़वाला ब्रदर्स की फाइल अब मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 7 तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, क्राइम ब्रांच यूनिट 7 मुंबई इतिहास में, मुंबई पुलिस के इतिहास में अमर है, क्योंकि ये वही यूनिट है जो बांद्रा में थी, जहां पे विजय सालस्कर और प्रदीप शर्मा दोनों ने साथ में काम किया हुआ था। दो दोस्त वहां पे वापस मिल चुके थे। ये दो लोग जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग साथ में की, जो एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त थे, इन दोनों ने साथ में मिलकर इसी यूनिट 7 के अंदर कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। दोनों एक दूसरे का काम करने का तरीका जानते थे, और अब दोनों का टारगेट था मकड़वाला ब्रदर्स। 6 मई 1993 का वो दिन था। क्राइम ब्रांच को खबर लगी कि सुभाष मकड़वाला घाटकोपर के अमृत नगर के एक बिल्डिंग के फ्लैट में से बाहर निकलने वाला है। उस जमाने में अमृत नगर आज जैसा नहीं था, जहां पे कोई अच्छी सड़कें नहीं थी, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, रात का समय था। पुलिस टीम, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत एक्शन में आ गई। इस ऑपरेशन के अंदर प्रदीप शर्मा और विजय सालस्कर भी शामिल थे। सालस्कर ने गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी ली, और उनके बाजू के सीट के ऊपर प्रदीप शर्मा बैठे हुए थे। उनके हाथ में 9mm कार्बाइन थी। पुलिस टीम रात के अंधेरे में एक गाड़ी के अंदर शांति से मकड़वाला ब्रदर्स का इंतजार कर रही थी। किसी को पता नहीं था अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। थोड़ी देर अंधेरे में वेट करने के बाद उस बिल्डिंग से एक ब्लू कलर की मारुति 800 बाहर आई। सालस्कर ने तुरंत पहचान लिया उस गाड़ी को। यह गाड़ी थी सुभाष मकड़वाला की। उसे यकीन था कि इस गाड़ी के अंदर सुभाष मकड़वाला होगा। सालस्कर ने तुरंत पुलिस वैन, पुलिस जीप शुरू की, और वो गाड़ी मकड़वाला की गाड़ी के सामने लगाने की कोशिश की। लेकिन सुभाष मकड़वाला को ध्यान में आ चुका था कि सामने पुलिस है। वो इतनी आसानी से सरेंडर करने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत अपनी गाड़ी रिवर्स की, मोड़ ली, और बड़ी तेजी से वो वहां से भागने लगा। और अब मुंबई की सड़कों पर, घाटकोपर के अमृत नगर की अंधेरी सड़कों पर दो गाड़ियों की स्पीड रेस शुरू हो चुकी थी। आगे की गाड़ी में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का खतरनाक क्रिमिनल मकड़वाला ब्रदर्स, और पीछे की गाड़ी में मुंबई क्राइम ब्रांच के बेस्ट शूटर्स प्रदीप शर्मा और विजय सालस्कर। दोनों गाड़ियां कई बार टकराई,
लेकिन मकड़वाला ब्रदर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सालस्कर ने प्रदीप शर्मा से कहा कि बाहर मत निकलना, विंड स्क्रीन से ही फायर करो, क्योंकि सालस्कर को पता था सुभाष मकड़वाला के पास AK-56 हमेशा होती है। एक छोटी सी गलती भी पूरी टीम के लिए भारी पड़ सकती थी। प्रदीप शर्मा ने गाड़ी में बैठे बैठे गोलियां दागना शुरू किया और गोलियां मकड़वाला ब्रदर्स को लगी और कुछ ही मिनटों के अंदर गाड़ी रुक गई। मकड़वाला ब्रदर्स खत्म हो चुके थे। मकड़वाला एनकाउंटर के बाद विजय सालस्कर और प्रदीप शर्मा की जोड़ी मुंबई पुलिस में मशहूर हो गई। लेकिन आने वाले सालों में विजय सालस्कर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला था। एक गैंगस्टर था जो मुंबई पुलिस के लिए परेशानी बन चुका था और उस गैंगस्टर का नाम था अमर नाइक। अमर नाइक मुंबई के चिंचपोकली इलाके से आता था। 80 के दशक में मुंबई की मिल्स बंद होने की वजह से हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए और उसी में से कई गैंग्स ने जन्म लिया। अमर नाइक की बैकग्राउंड भी ऐसी ही है। क्राइम की दुनिया में आने के बाद अमर नाइक बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा था। उसने अपना खुद का नेटवर्क बना लिया था। उसका छोटा भाई अश्विन नाइक भी गैंग का एक अहम हिस्सा था। दोस्तों, अश्विन नाइक के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हमने जस्ट पब्लिश की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धीरे धीरे अमर नाइक मुंबई अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम बन चुका था। पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन हर बार वो पुलिस के हाथ से निकल जाता था। 10 अगस्त 1996 का वो दिन था। मुंबई पुलिस को बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली थी कि अमर नाइक मुंबई के अंदर है। कहा जाता है कि अमर नाइक के बहुत ही एक करीबी आदमी था जिसका नाम था नारी खान, और उसके जरिए पुलिस को अमर नाइक की खबर मिली। ऐसा कहा जाता है, बहुत सारी थियोरीज है। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिली विजय सालस्कर को। लोकेशन थी सेंट्रल मुंबई का आगरीपाड़ा इलाका, मुंबई सेंट्रल के YMCA ग्राउंड के नजदीक। यहीं पर विजय सालस्कर की टीम का अमर नाइक के साथ आमना सामना हो गया। विजय सालस्कर और उनकी टीम ने अमर नाइक को घेर लिया था। अमर नाइक ने भागने की कोशिश की, लेकिन सामने थे विजय सालस्कर। अपने बचाव में अमर नाइक ने फायर किया और सामने से विजय सालस्कर की तरफ से जब फायर किया गया, उस काउंटर फायरिंग के अंदर अमर नाइक मारा गया। अमर नाइक के मरने से मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हो चुका था। अमर नाइक का खात्मा करने के बाद विजय सालस्कर का अगला टारगेट था अरुण गवली। अरुण गवली का ठिकाना था दगड़ी चौल। भाईखला के अंदर बनी ये दगड़ी चौल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, तो वो अरुण गवली का गढ़ थी। गवली गैंग के कई शूटर्स मुंबई में एक्टिव थे। वो हमेशा पुलिस को चकमा दे रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने भी एक अलग रणनीति बनाई। प्रदीप शर्मा को छोटा शकील और डी कंपनी के पीछे भेजा गया और विजय सालस्कर और प्रफुल्ल भोसले ने गवली गैंग के ऊपर फोकस किया। एक एक करके गवली गैंग के बड़े नाम खत्म होने लगे। गणेश भोसले उर्फ वकील, सदा पावले, विजय टंडेल। 26 सितंबर को घाटकोपर के अंदर जो एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर के अंदर सदा पावले और विजय टंडेल ये दोनों मारे गए थे। सदा पावले गवली गैंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट शूटर था। उसके जाने के बाद गवली गैंग की ताकत काफी कम हो गई। लेकिन हर कहानी का दोस्तों अलग और एक अलग पहलू भी होता है। जहां ये ऑफिसर्स, ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आम आदमी के लिए हीरो बन चुके थे, वहां उनके एनकाउंटर्स के ऊपर भी सवाल उठने लगे थे। ये जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, ये लोग कुछ लोगों के लिए मुंबई को बचाने वाली टीम थी, तो कुछ लोगों के लिए ये सिस्टम से बाहर जाके, कानून से बाहर जाके एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज करने वाले लोग थे। 90 की दशक की मुंबई में एक बात तो अब साफ थी कि अंडरवर्ल्ड और पुलिस के बीच की लड़ाई अब एक खतरनाक दौर में पहुंच चुकी थी, और इसी दौर में विजय सालस्कर का नाम मुंबई पुलिस के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई अभी बाकी थी, वो थी 26 नवंबर की रात। इस कहानी का अगला हिस्सा हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।